हाँ भाई, वाच्य की बात हो रही थी। हाँ लिखना है, पता है मुझे, और वो लिखा भी देंगे। एक बार बैठ जाए, आ जाए सभी। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन वापस सुनो। ये कह रहे हैं भावे प्रयोग क्या होता है। भावे प्रयोग का मतलब ये है कि हम लोग वाक्य जो लिख रहे हैं वो मूलतः तो प्रधानतः किसका कार्य कर रहा है, भाव का, लेकिन वहां पर प्रधानता किसकी बताई जा रही है, कर्ता की। इसलिए लिखाया उसको कि भावे प्रयोग क्या होता है, कर्तरी। क्योंकि वहां पर तीन स्थितियां जो थी वो तो थी भाववाच्य की। तीन स्थितियां किसकी है, भाववाच्य की। जैसे वापस आपको बता देते हैं कि तीन स्थितियां कैसे थी भाव की। वापस सुनो, शायद आप ध्यान नहीं दे पाए हो तो। अब देखो, भाववाच्य में आपका जो है क्रिया क्या होती है, पुल्लिंग होती है कि स्त्रीलिंग, एक वचन होती है कि बहुवचन, अन्य पुरुष होती है और कोई पुरुष होती है। मैंने आपसे कहा राम ने रावण को मारा, आपसे कहा किसके बारे में, राम के बारे में। पुरुष कौन सा, अन्य पुरुष। उसके बाद में स्त्रीलिंग है, क्रिया पुल्लिंग है, एक वचन है, एक बहुवचन है, ये है। तो यहां पर भाव जो था वो कहीं ना कहीं इन सब पर भारी था, लेकिन फिर भी हमने जो है इसको कर्ता में लिया। इसीलिए कहा कि क्रिया का भावे प्रयोग हमेशा क्या माना जाता, कर्तरी। क्रिया भले ही भाव अनुकूल व्यवहार करे, लेकिन वाच्य कौन सा है, कर्तरी है, ये याद रखिएगा। हाँ भाई, हम पढ़ रहे हैं वाच्य का परिवर्तन, और वाच्य का परिवर्तन पढ़े तो उसमें सबसे पहली बात सुनिएगा। कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय सर्वप्रथम कर्ता को साधन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, साधन बनाया जाता है। समझ गए बात को। कहने का तात्पर्य किससे है, बिल्कुल कर्ता जो आएगा उसके साथ करण कारक चिन्ह आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बात नंबर 2, कर्ता को साधन। दूसरी बात, वाक्य का कर्म कर्ता का कार्य करता है। बड़ा विहंगम कथन लगता है बच्चों को, इसको समझाएंगे आपको। कर्ता का कार्य करेगा अर्थात वाक्य कर्म प्रधान हो जाएगा। कैसे, देखिएगा। अभी जो मैंने आपको वाक्य लिखा है, ये वाक्य एकदम नवाचार के वाक्य है। नवाचार का मतलब क्या है, इसने हमने डर्रा पद्धति को छोड़कर आपको कर्मवाच्य में उदाहरण लिखाए हैं। मैंने अभी एक उदाहरण लिखाया था कर्मवाच्य में, मैं उसी को लेता हूं यहां पर। आपने कहा सीता द्वारा, या इसको परिवर्तन से ही लेते हैं, इधर ध्यान दे रहे हैं। आपने कहा सीता निबंध लिखती है। कौन सा वाच्य है, सीता निबंध लिखती है। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि सीता कर्ता है और कर्ता के अनुसार क्या आई है, क्रिया आई है, मतलब कौन सा है, कर्तृवाच्य। अब हमें करना क्या है, कर्तृवाच्य से क्या बनाना है, कर्मवाच्य। अब इसको कर्मवाच्य बनाने के लिए आपको सबसे पहला कार्य क्या करना पड़ेगा, कर्ता को साधन बनाना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, मैंने दो अलग अलग कथन दिए आपको, और मैं इसका दो तरह से जो है रूपांतरण बताऊंगा। उससे पहले एक उदाहरण और ले लो। और आपने लिखा कि राम कविता पढ़ता है। इसमें क्या भिन्न भिन्न लिंग होते हैं, तो थोड़ा सहज रहता है समझना। नहीं तो अगर यहीं पर पत्र लिख दूं तो एक आध बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये तो पत्र के अनुसार भी तो क्रिया हो सकती है, हालांकि नहीं है यहाँ पर, फिर भी थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो अच्छे से समझ में आता है। अब सुनो,
परंपरागत जो वाक्य लिखे जाते थे वो इस तरह लिखे जाते थे। मैंने शायद कल की क्लास में बोला था कि जो अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाए जाते हैं उनमें सबसे पहला नियम यह बताया जाता है परिवर्तन के समय कि कर्ता कर्म बन जाता है और कर्म कर्ता बन जाता है। और हमने ये भी देखा है कि इंग्लिश में आपका जो वास्तव में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट अपना स्थान छोड़ देता है, अपना मुख्य स्थान छोड़ देता है और वो ऑब्जेक्ट की जगह जाके बैठता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। पहले था, जो प्राचीन एक ढर्रा चलता था उसके अंदर था, लेकिन यहां नहीं चलता है। नहीं चलने का मतलब क्या हुआ कि सीता निबंध लिखती है, हम इस वाक्य को इसी रूप में इसी क्रम में वापस कर्म वाच्य बना लेते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में आज सीता निबंध की जगह जाएगी, पहले कैसे वाक्य होता था देखिएगा। निबंध सीता के द्वारा लिखा जाता है, सीता के द्वारा लिखा जाता है, ये वाक्य होते थे पहले। लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या हुई, बोझिलता थी। बोझिलता का मतलब क्या है, बच्चे को थोड़ा समझने में क्लिष्टता आने लगी, इसलिए इस वाक्य को ऐसे लिखना शुरू कर दिया, सीता के द्वारा या सीता द्वारा निबंध लिखा जाता है। दोनों के अर्थ में कोई भी फर्क नहीं है, ये याद रखिएगा। और दोनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ये ध्यान रखना। इसमें कोई फर्क नहीं है कि वाक्य शुद्ध है। अब देखो, निबंध सीता के द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? निबंध। तो निबंध वाक्य के प्रारंभ में है और वाक्य के प्रारंभ की स्थिति वाच्य के अनुसार देखे तो वो कर्ता माना जाता है। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर अगर ऐसा वाक्य देखे तुमसे पूछ ले कि निबंध सीता के द्वारा लिखा जाता, वाक्य का कर्ता कौन है? निबंध है। सीता साधन है। कारक के अनुसार अगर बात करोगे तो सीता साधन है यहां पर। क्यों? उसके साथ क्या लगाया? के द्वारा। ये याद रखिएगा। लेकिन वो वाच्य में ऐसे सवाल नहीं बनते, ये एक सामान्य जानकारी दी है। अब देखो, राम कविता पढ़ता है, क्या होगा? राम के द्वारा कविता पढ़ी जाती है या कविता राम के द्वारा पढ़ी जाती है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो पढ़ी जाती है। और यही बात मैंने आपको यहां कहा था कि देखिएगा, वाक्य का कर्म कर्ता का कार्य करेगा, मतलब कर्ता की जगह ले लेगा और वो कर्म की जगह वो चला जाएगा और वहां जाते ही साधन बन जाएगा। वहां जाते क्या बन जाएगा? साधन बन जाएगा। ये याद रखिएगा। तो कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाते समय सर्वप्रथम कर्ता को क्या करना है? साधन रूप में बनाना है। उसके बाद वाक्य का कर्म कर्ता का कार्य करेगा, ये याद रखिएगा। तीसरी बात जो मैंने वैसे मौखिक तो आपसे साझा की थी, लेकिन लिख देता हूं, परिवर्तन प्राय उसी काल में करें जो मूल में था। समझ गए बात को? जो मूल वाक्य में काल था उसी वाक्य में आपको क्या करना है? परिवर्तन करना है। अब हालांकि वाक्य इसको तुम भूतकाल बना सकते हो, इसको भूतकाल नहीं बना सकते क्या? सीता निबंध लिखती को कर्मवाच्य में ले जाते समय बना सकते हो। सीता निबंध लिखती है, आपने लिखा सीता के द्वारा निबंध लिखा जाता है, आप लिख दिया सीता के द्वारा निबंध लिखा गया, खत्म। और लिखा जाएगा भविष्यकाल में चला गया। तो परिवर्तन संभव है, लेकिन आपको कभी भी परिवर्तन नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सीधा देकर के कि सीता निबंध लिखती, इसका कर्मवाच्य बनाओ। पहला वाक्य सीता के द्वारा निबंध लिखा गया और सीता के द्वारा निबंध लिखा जाता है। तो मोस्टली बच्चा क्या करता? काल तक जाता ही नहीं है, काल तक पहुंचता ही नहीं है, पहले से अपना जो है काल बना लेता है और वो खत्म कर देता खुद को। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कर्तरी से कर्म बनाते समय ये काम करना। एक बात और सुन लो, कर्तरी से कर्म बनाते समय केवल एक ही स्थिति बदलाव होती है और वो क्या है? साकर्मक। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य बनाओगे तो कर्मवाच्य में आपको किसकी अनिवार्यता होती है? कर्म की। तो अकर्मक जो कर्तृवाच्य होते हैं वो कभी भी कर्मवाच्य नहीं बनेगा। कल यही सिखाया था कि अपने मन से कर्म हटा सकते हो, लगा नहीं सकते। मन से कर्म ऐड नहीं करोगे, ये याद रखिएगा। तो इसको अच्छे से लेके याद रखना है। अब अगर इसी को मैं बदलूं, इसको मैं बदलूं अगर, तो सुनिएगा, अगर ये कहे कि कर्म से कर्तरी बनाना है, या पहले कर्तरी से भाव बना देते हैं क्योंकि कर्तरी ही चल रहा है, तो कर्तरी से क्या बनाया? भाव।
तो सामान्य बात है दोनों की। यहां पर केवल और केवल एक रूप बदलेगा, बोलो कौन सा? वहां कौन सा बदला? सकर्मक। क्योंकि भाववाच्य में कौन सा आता है? अकर्मक आता है, याद रखिएगा। जैसे देखिएगा, राम राम सोता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, भाववाच्य बनाते समय नंबर एक बात, कर्ता क्या बनेगा? बिल्कुल याद है, साधन बनेगा। दूसरा क्या होगा? क्रिया में परिवर्तन होगा। क्या होगा वो सुनो, क्रिया का जाना या गया रूप आता है। कैसे आता वो देखिएगा। बिल्कुल, आप जब भी परिवर्तित करोगे या तो क्रिया का जाना रूप आएगा या क्रिया का गया रूप आएगा। कैसे? राम सोता है, बताओ क्या होगा? राम के द्वारा सोया जाता है, सोया जाता है। आपने ये लिखा, राम ने, या चलो यही लिख देते हैं, राम ने नहीं पढ़ा। कर्तृवाच्य है, कोई फर्क नहीं है। कहां से पता चला? ने आया हुआ है, राम के अनुसार है। क्रिया आकर्मक है, बनाओ इसका क्या? भाववाच्य। राम के द्वारा पढ़ा। अब यही तो गड़बड़ कर रहे हो तुम। पढ़ा भूतकाल है कि वर्तमान काल है? पढ़ा काम खत्म, भूतकाल है। तो अब आप कैसे बनाओगे? ग्राम से पढ़ा नहीं जाता है, था क्यों लगाओगे? जब सामान्य भूतकाल है तो सामान्य भूतकाल ही रखना है उसको, ये याद रखिएगा। तो राम के द्वारा पढ़ा नहीं गया, बस ये सामान्य भूतकाल है। अरे तुम सब सीख जाओगे, यहां अपन पिट जाते हैं, काम खत्म है। मैं इसी की ओर ले जा रहा हूं। मैंने यहां पर भी तो यही बात आपको सिखाई थी कि हम लोग सब कुछ करके वहां गड़बड़ कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम हॉल में ऐसा वाक्य मिलेगा आपको कि राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, तो भाई मेरे जाता है, ध्यान देना। इधर क्या लिखा है? जाता है। तो ता है, ती है, ते है, ये सामान्य वर्तमान काल की पहचान है। किसकी है? वर्तमान। और यहां जहां पर क्रिया को सामान्य रूप से पूर्ण होना बताया जाता है, वहां कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल होता है। तो भूत को भूतों के साथ रखें, वर्तमान को अभी अपने साथ रखें, और भविष्य किसी के हाथ में वैसे भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो कर्तरी से दो चीजें बनाइए, एक बार इनको अच्छे से लेके उतारो। कहां से शुरू? यहां से है, उतारो अच्छे से, फिर लेते हैं आगे। बात नहीं करनी है।
आराम से भाई, बाहर घुमा के ला इसको। हाँ, अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होती है। बातें मत करो भाई। हो गया? उतार रहा हो कोई? उतारो उतारो। हाँ भैया, उतार लिया? उतारो। आदेश की पालना भाव अच्छे, सॉरी कर्म अच्छे होता है, लिखा दिया ना सरकारी आदेश, वो आदेश ही आएगा और क्या है।
उतार लिया, ये उतारो। दूसरा पॉइंट वापस समझाना है, बिल्कुल समझा देंगे, एक बार उतार लो। हो गया या अभी भी कोई उतार रहा है? दूसरा बिंदु आपसे कहता है कि वाक्य का कर्म जो होता है वो कर्ता का कार्य करता है। सुनना बहुत आराम से। अब आपके जहन में एक बात आ रही है कि सर आप वाच्य बलि लाख परिवर्तन कर दो, काम तो कौन कर रहा है? सीता ही कर रही है। तो फिर आपने ऐसे कैसे लिखा कि वो कर्ता का काम कर रहा है? अब ध्यान रखना, अगर मैं इसको पर सर्ग के आधार पर, कारक के आधार पर इस वाक्य को मैं डिफाइन करता हूं, इसको खोलता हूं, तो बताओ क्या सीता यहां अभी भी करता है? कर्ता क्या बन चुका है? साधन, कर्ण बन चुका है। इस वजह से कर्ता का स्थान किसने लिया? कर्म ने। क्योंकि कर्ता का मतलब होता है, कहते ना अपने घर में ये कर्ता धरता है, मतलब मुख्य कौन है? वही है। तो इस वाक्य में मुख्य कौन है भाई? जब कर्ता से आपने कर्म वाच्य बना दिया तो मुख्य कर्ता रहेगा, कर्म बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। इसलिए कहा है कि वो कर्ता का काम, कर्ता मतलब प्रधानता का कार्य करता। ध्यान रखिएगा। ये उतारो, कर्तरी से भाव। हो गया? चलो अब सुनो आगे की बात। अब आपके, अगर मैं ये लिखूं, सुनना अच्छे से, कि कर्म से कर्तरी बनाना है, तो बिल्कुल भी आपको आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रहा है, ये कर्तरी है, ये ऐसे ही कर्म बनेगा, ये ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं कि भाव से कर्तरी बनाना, तो ये भाव रहा, इसका क्या बना दो? कर्तरी बना दो। ये याद रखिएगा। तो आपको वापस किसी को व्युत्क्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये चार ही रूप पूछे जाते हैं,
कर्तरी से भाव, भाव से कर्तरी, कर्तरी से कर्म, कर्म से कर्तरी। तो ये आपको अच्छे से लेके सीख लेना है और इस प्रकार काम करता है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, ये तो है वाच्य का बिंदु। 4 सवाल आएंगे कम से कम, अधिकतम 6 भी आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, एक बार और समझा दूं, सुन लो। सारी चीजें अभी तो बोर्ड से हटानी है क्योंकि पिछली क्लास पूरी इसी पर टिकी हुई है। वाच्य की बेसिक बातें कल मैंने पढ़ा दी थी, क्लियर है। अब नंबर 1 बात सुनो, जो ऊपरी तौर पर आती है वो तुम्हें सबको आती है, समूचे राजस्थान के विद्यार्थी को आती है। नंबर 1 बात, कर्ता के साथ ने जुड़ जाए फिर भले ही क्रिया किसी के अनुसार काम करे, कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। बात नंबर 1, यदि कोई घटना अचानक घटित हो जाए तो कौन सा? कर्मवाच्य। सरकारी भाषा का प्रयोग कहां पर? अगर कर्ता मिले ही नहीं तो कहां पर? कर्मवाच्य। कौन सा है? कर्मवाच्य होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में आपने पढ़ा है क्या? भाव। भाव में आपने क्या पढ़ा है कि यदि बात नंबर 1, क्रिया हमेशा आकर्मक, वचन लिंग पुरुष अन्य पुरुष, लेकिन अगर उसी भाव का प्रयोग अगर कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को दोनों साथ में प्रयुक्त हो जाए तो कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। लिखाया था भावे प्रयोग कर्तरी है, ये याद रखिएगा। तो इन बातों को अच्छे से लेके सीखना है। बाकी परिवर्तन आपने सीख लिया है, ये रही सारी बातें। घटना का अचानक घटित होना, कर्ता को छुपाना, संस्था का कार्य, सरकारी भाषा का प्रयोग, और ये भाववाच्य की बात है। अभ्यास करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ये याद रखिएगा। ये एक विकारक शब्द का एक बिंदु पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपके एक छोटा सा टॉपिक बीच में रह गया था जिसको मैंने किसी कारणवश रखा था, उपसर्ग, क्योंकि वो कल प्रिंट नहीं पहुंच पाया था। तो मैं नहीं चाहता था जो बात 3 घंटे में पूरी हो उसको हम 6 घंटे देवें। मिला? को रख दो अपनी टेबल पर, है ना। उसको पढ़ना वढ़ना नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, तो बाद में वैसे ही पढ़ोगे। और इसको बाहर नहीं फेंकना है और इसको हाथ में लेके नहीं घूमोगे। अगर इसके किसी के पास बाइंड वाली कॉपी है तो इसमें डाल देगा, और किसी के पास में रजिस्टर है तो अपने बढ़िया से फेविकॉल लेना है और चिपकाना है। क्योंकि मैं तो मानता हूं कि अगर तुम्हारे पेपर जो होते हैं ना यहां पर, उनकी भी एक कॉपी होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए। बाकी एक पन्ना कहां उड़ जाता है, कब समोसा खा लेते हो पता ही नहीं चलता है, वास्तव में गायब हो जाते हैं। देखो एक बात सुन लो, अगर इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की या इस आरएस की तैयारी के दौरान तुम्हें अगर किसी ने गाली भी दी है, वो अगर तुम्हारे टेबल पर और तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। हर चीज को समेट के रखो तैयारी तक कि मुझे इस तैयारी के दरमियान क्या क्या मिला है। अगर किसी ने तुम्हें जाते हुए ये कहा कि तू थानेदार बनेगा, तो उसको भी टेबल पर रखना है सामने और लिखो। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं कि आज मुझे किसी ने कहा था तू थानेदार बनेगा, वो तुम्हारा मोटिवेशन है, तुम्हें प्रेरित करेगा। किसी ने मुझे कहा था, इसको देख करके मैं काम करूंगा। किसी ने तारीफ की है तो भी लिखो कि आज किसी ने मुझे झाड़ पर चढ़ाया है, मैं नहीं चढ़ूंगा किसी भी हालत में, वो भी लिख दो। मतलब अभी का जो समय तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो किसके लिए है? इस भर्ती के लिए। तो जो कुछ मिल रहा है वो इसमें शामिल करते जाओ तुम, और उसको एकत्र करते जाओ। ये चीजें काम आएगी, ध्यान रखना है। जब जब तुम्हें लगे कि पढ़ना नहीं है, मूड नहीं है, तब देखो वहां लिखा हुआ है। एक आदमी मिला था, उसने कहा था तू थानेदार बनेगा, थोबड़ा देखना घर जाके। फिर थोबड़ा देखना कांच में और फिर सोचना कि वर्दी लग तो जाएगी बढ़िया सी, तो फिर वापस पढ़ने बैठ जाना है। तो पढ़ना तो है, हर चीज को समेटो। मैंने क्या कहा था उस दिन, पेन भी मत फेंको खाली होने के बाद में। ये भी तुम्हें मोटिवेट करता कि यार इतने पेन खाली कर दिए मैंने, इतनी कॉपियां। आप कभी किसी के रूम पे जाते हो और देखते हो ना, बहुत सारी ऐसे नोट्स बनाए हुए पड़े हुए, बहुत सारी किताबें पुरानी हो चुकी पढ़ पढ़ के, आपको कितना अच्छा महसूस होता है, यार कितना मतलब ये पढ़ता होगा, काश ऐसा मैं भी कर पाऊं। तो ऐसा एक दिन से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पेन लेकर के ऐसे रिबन पूरी फूक दे के खाली कर दो और फिर डाल दो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा ना। तो हर चीज को एकत्र करो, अच्छाइयों को करो ना करो, पर जो तुम्हें बुरा बताता, बुरा कहता, बुरा सुनाता, बुरा सोचता है, ग्रहण करो उनको। क्योंकि
ब्लास्ट होता है ना, वो ढंग के विस्फोटक से होता है। तो अगर तुम ब्लास्ट चाहते हो तो चारों तरफ का बारूद फिलहाल ग्रहण करते रहो बस, हाँ बेड़ा करते रहो बस, आने दो उसको अंदर। उसके बाद में जो ब्लास्ट होगा ना वो शानदार होगा। अब देखो तुम्हारा होगा कि नहीं। तुम तो क्या होता है, छोटी सी ऐसे आती ना वो टिकड़ी विकड़ी नहीं, वो फूस वाला फटाका उस तरह के हो। थोड़ा सा किसी ने कहा कि तू थानेदार बन जाएगा, मैं नहीं बनू तो मेरा नाम लिख ले, फलाना लिख ले, मैं बन के दिखाए। क्या दिखाए यार, इतनी एनर्जी क्यों दे रहा है। उसको बोलते हाँ भाई नहीं बनूंगा, वो खुश, बात खत्म। लेकिन तुम तो फुस वही हो जाते हो। वही स्थिति है। दिवाली पर जो पटाखे होते हैं ना फुस वाले, जिसको तुम 4 बजे ढूंढते थे सुबह उठ करके, क्योंकि रात को तो अचानक हाथ डाले तो दिक्कत हो जाए। आ जाओ उपसर्ग पर बात करें। फाइल भेजी थी आपको मैंने, तो आप उबासी नहीं खाए और फाइल लगाए। अच्छा उसने खाई थी, कोई बात नहीं, पड़ोसी कर रहा है इसके मतलब जिम्मेदार आप हो। आप ऐसा वातावरण बना के रखते हो तब उनको नींद आती है। क्या हुआ? अच्छा हाँ निकालूंगा अभी छुट्टी के बाद में, साथ में जाएंगे। बुजुर्ग आदमी को ऐसे नहीं बोलते, ध्यान रखना। ये वाली सर, ये हाँ नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ इस काम में, इसलिए तो मैं इनका आदर करता हूँ। ये कल को मना कर दे तो आपका तो कुछ नहीं, ये तो बोलते हैं क्लास चली नहीं, क्रैश हो गई, मुझे 2 घंटे वापस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तुम्हारा तो मजाक होता है ना। सुनो अच्छे से, अरे बात नहीं। हाँ अब आ जाओ उपसर्ग पर चर्चा करते हैं। सुनना बहुत अच्छे से। उपसर्ग एक सीधा सरल और बड़ा सौम्य बिंदु है, लेकिन जितना दिखता उतना नहीं है। सच ये है। क्यों? आप लोगों ने अपने एक व्यक्तिगत जीवन में जरूर पढ़ा होगा, यह बड़ी खतरनाक चीज होती है, संग बोले तो संगति। आदमी किसी की संगति में जैसे ही आता है उसका रंग बदल जाता है। एक तो तुम गांव से आए थे आज से 1.5-2 साल पहले, तब का एक फोटो देखना, एक अभी का देखना। कुछ तो ओगड़ बाबा बन चुके हैं आने के बाद में, कुछ ज्यादा मॉडरेट हो गए, मतलब वाईफाई कहीं से लेके अपडेट हो गए। ये उपसर्ग जो है ये जब तक अकेला रहता है तब तक बहुत शांत सौम्य होता है एकदम, और जैसे ही इसे भाई साहब का सहयोग मिलता है ये सब कुछ माहौल बदल देता है, पूरा का पूरा रूप बदल जाता है इसका। यह है संगति। संगति की नहीं, मामला खतरनाक बना नहीं। तो सुने सबसे पहले उपसर्ग से बनने वाले सवालों की बात। नंबर 1 जो सवाल जिसकी मैं संभावना दर्शा रहा हूं केवल वो सुनिएगा। एक सवाल बनेगा, मूल शब्द व उपसर्ग का, इसकी संभावना बहुत कम है। ये पहले आता था कि मूल शब्द और उपसर्ग बताओ, अब ये प्रत्यय में आता है, फिर भी आ जाएगा, तैयार है हम लोग। दूसरा आता है कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा उपसर्ग नहीं है, मतलब हां या नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये एक सवाल तुमसे पूछा जा सकता है, और पूछा नहीं पूछा जाएगा। तीसरी बात, 100% बनना चाहिए सवाल, अच्छे से लेके सुनो, कोई बात नहीं। अरे सुन लो, पहले पानी की बोतल गिरी, आदमी नहीं गिरा है, और अपनी क्लास की ये रस्म है, एक दिन में 1 टैंकर गिरता है। सुनो, अगर जिस दिन बोतल नहीं गिरे उस दिन लगता ही नहीं कि अपनी क्लास में बैठे हैं पढ़े। सुनो आराम से। उपसर्गों की संख्या से प्रश्न। अब मैंने कहा कि ये 100% पूछे जाने की संभावना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सवाल थोड़ी आएगा कितने उपसर्ग। नहीं, वो ये नहीं पूछेगा कि संस्कृत के कितने उपसर्ग है, वो ये नहीं पूछेगा हिंदी के कितने उपसर्ग, वो ये नहीं पूछेगा विदेशी कितने उपसर्ग है, वो ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 2 उपसर्ग लगे हैं, 2 से ज्यादा लगे हैं, 3 उपसर्ग लगे हैं, या 2 उपसर्गों से युक्त शब्द कौन सा है, 2 से अधिक उपसर्गों से युक्त शब्द कौन सा है, वो ये सवाल पूछता है। तो ऐसे शब्दों के लिए तैयार रहे। जैसे सुनिएगा, नंबर 1 बात यहां से पूछेगा कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। नंबर 1 सवाल, किस
शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, सुनते जाना। इसका मतलब संख्या कितनी है? अरे संख्या कितनी होगी? 0 होगी। दूसरी बात, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एकाधिक उपसर्ग लगे हुए हैं, मतलब कम से कम 2? ऐसा कौन सा उपसर्ग शब्द है जिसमें 2 से अधिक उपसर्ग लगे हैं? इसका मतलब कम से कम कितने? 3। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 3 से अधिक उपसर्ग लगे हैं? इसका मतलब कम से कम कितने उपसर्ग है? 4 है। तो ऐसे शब्द, ऐसे सवाल एक तो आएगा ही आएगा, ये तुम ध्यान से देख लेना। अब देखिएगा, जैसे उदाहरणार्थ बात करें, उपसर्ग नहीं लगा है तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहां उपसर्ग नहीं लगता है। हर शब्द में उपसर्ग अनिवार्य है क्या? नहीं है अनिवार्य। भाई सीधी सी बात है, क्या संधि हो वहां उपसर्ग होना जरूरी है क्या? क्या उपसर्ग हो वहां संधि होना जरूरी है क्या? कोई मतलब नहीं है। क्यों? संधि में पढ़ाया था आपको कि भाई संधि उपसर्ग 2 अलग मुद्दे हैं। अब संधि में उपसर्ग का आना कोइंसिडेंस है और उपसर्ग में संधि का आना भी एक संयोग मात्र है, बाकी ऐसा कोई अनिवार्य तत्व नहीं है, ये याद रखिएगा। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण दूं कि किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो ये लो नयना अभिराम लिख दिया। बोलो इस शब्द में उपसर्ग है क्या? नहीं है। अब यहां पर डेढ़ दिमाग मत लगाना, ऐसे नहीं कि यहां पर अभिधन राम लगा हुआ है, अपना मुद्दा यहां से नहीं, उपसर्ग यहां लगता है, यहां तोड़ने के बाद में तो कुछ भी हो सकता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां उपसर्ग नहीं लगा। एकाधिक, जैसे आपने लिखा पर्यावरण, परि प्लस आवरण, तो कितने उपसर्ग है? 2। एक तो है परि और एक क्या है? आ, ये 2 उपसर्ग हो गए। अब आपने कहा 2 से अधिक, 2 से अधिक में आपने लिखा दुर्व्यवहार। क्या लिखा? दुर्व्यवहार। तो देखो इसमें कितने उपसर्ग है? दुर, फिर वी, फिर अव, कितने हो गए? 3 उपसर्ग हो गए। फिर आपने कहा 3 से अधिक, तो आपने लिखा संभि व्यवहार। क्या लिख दिया? संभि व्यवहार। संभि में से क्या निकला? सम, फिर क्या निकला? अभी, फिर क्या निकला? वी, फिर क्या निकला? अव। तो कितने उपसर्ग हो गए? 4 हो गए, ये याद रखिएगा। तो ये सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं। मैंने जो शब्द लिखे ये सब शब्द एग्जाम में इसी प्रकार आए हुए हैं। पर्यावरण पूछा हुआ है कि 2 उपसर्ग किसमें लगे हुए? पर्यावरण में। हाँ, किसका? अरे सारे शब्दों के अर्थ देंगे, सब देंगे। संभि व्यवहार का मतलब होता है समानता में बेहतर व्यवहार, आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो। सम मतलब समान, अभी मतलब श्रेष्ठ, निकट, पास में, और व्यवहार उसी तरह का व्यवहार। इसमें 2 से अधिक उपसर्ग, इसमें 3 से अधिक उपसर्ग। तो ऐसे सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद में और सुनिएगा, उपसर्ग आपको मैंने बताया था किसका शब्द भेद है? यौगिक शब्द का भेद है। अब आपसे पूछा जाता कि उपसर्ग है, तो आपको सीधा सा उत्तर देना कि उपसर्ग एक यौगिक शब्द है। लेकिन उपसर्ग को अगर तुम शब्द अस्तित्व में लाते हो तो उपसर्ग को कभी शब्दों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उपसर्ग हमेशा क्या होते हैं? बिल्कुल शाबाश, क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। आपको पहले भी बताया था, प्रत्यय पढ़ाया तब। क्यों होते हैं? क्योंकि उपसर्गों का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इनका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। ये सारी चीजें कथन कारण की है। और मैं फिर कह रहा हूं एक बात, बार बार मैं चिल्ला के कहता हूं हर टॉपिक पढ़ाते समय, कथन कारण, कथन कारण। सेकंड ग्रेड के अंदर 60 सवाल आते हैं मैक्सिमम व्याकरण के। कितने? 60। 300 नंबर का हिंदी का पेपर होता है जिसमें 120 का ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है। पहले कम आता था, इस बार ज्यादा आया। उस 60 प्रश्नों में 6 प्रश्न ऐसे थे ग्रामर के जो कथन कारण के थे। तथ्य दिए, पूछा सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो नियम नहीं, भूमिका आनी चाहिए अपने को। तो हम ये मान सकते हैं कि अपने 100 सवालों में भी 5-6 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। और मैं आपको और बता दूं, मेरिट को सबसे ज्यादा ऊपर नीचे वो कथन ही करते हैं। अब जैसे उपसर्ग आया, उपसर्ग में तुम्हारे दिमाग में फिक्स सेट रहता है कि अपन हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, संस्कृत के पढ़ेंगे, विदेशी पढ़ेंगे। ये चीजें नहीं रहती है, इन पर बालक चर्चा ही नहीं करता है, कभी सोचता ही नहीं है। अब इनमें से कोई कथन दे दिया और कह दिया कि उपसर्ग का अर्थ नहीं निकलता, बच्चा तो फंस गया अगर पढ़ के नहीं गया तो। अब दिमाग में आता है अर्थ कैसे नहीं निकलता सर? तो जब बहुत सारी चीजें लिखा, जैसे आपको दिमाग में मान लो किसी आत्मा की अगर किस्मत खराब हो और उसको शब्द याद आ गया अव्ययी या अविकारी, तुरंत प्रभाव से याद आएगा सर ने लिखाया था आ का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। तो उपसर्ग का अर्थ कैसे नहीं होता है? उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि ये बंदा क्या करेगा, जिसके साथ जाएगा उसके अनुसार ढल जाएगा। खुद का कुछ नहीं है इसका, ये जहां जाएगा उसकी हाजिरी बजाएगा, बाकी अपना खुद का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए तो हम लोग या की स्थिति में इनके अर्थ लिख के चलते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, उपसर्ग शब्द होते ही नहीं है, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्द का एक टुकड़ा है, अंश है, ध्यान रखिएगा। अगर शब्द होता तो शब्द की परिभाषा क्या कहती है? वर्णों का सार्थक समूह, मतलब एक निश्चित अर्थ निकलेगा। लेकिन इसमें तो हम खुद कह रहे हैं कि इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो है छोटी मोटी बातें आपके उपसर्ग की। दूसरी बात, हालांकि ये टॉपिक मैं आपको बाई प्रश्न भी करवा सकता था, प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन क्लास में करवाने के पीछे मेरा इतना सा औचित्य है कि मैं एक बार आपको संधि समास से वापस रूबरू करवा दूंगा। अब ये भाव पूरा पढ़ा दूंगा, कर्मधारय पूरा पढ़ा दूंगा, वहां तक पक्का 100% तुम पूरा वापस घूम के आ जाओगे। दूसरी बात, इसमें संधि के बहुत सारे उदाहरण डिस्कस हो जाएंगे साथ में, तो अपना रिपीटिशन हो जाएगा। बाकी इसका कोई ऐसा, देखो इसमें जो मैंने आपको शीट दी है इसमें उपसर्ग लिखे हैं, मैंने इधर उपसर्ग लिख के दिए हैं। अब इनके उदाहरण लिखाऊंगा, उदाहरण तो नोट्स में है, नया कुछ भी नहीं है। और उपसर्ग में जादू नहीं है, नियम नहीं है इसमें। भाई प्रत्यय में तो नियम थे कि ये होने पर ऐसा होता है, ऐसा होने पर ऐसा होता है, इसमें कोई नियम नहीं है। बस याद तुम्हें करना, पढ़ना तुम्हें, बस मैंने करवाने के पीछे मेरा इतना सा उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं जब ये सारी चीजें रिपीट होगी तब कहीं ना कहीं अपन संधि समास इन सब से मिल लेंगे एक बार। तो सबसे पहले जो आपके उपसर्ग लिखे हुए हैं वो किसके हैं? संस्कृत के हैं। इनसे छेड़खानी तो मतलब करनी ही नहीं है, ये नहीं मानेगा, छोड़ो, जैसा है उसको यथारूप में छोड़ देते हैं। आ जाओ, देखो भाई, मैं आपको कुछ शुरुआती शब्दों पर, मैं ऐसे शब्दों की चर्चा करूंगा जहां संधि भी है, कुछ और चीजें भी है। उसके बाद में हम हर शब्द पर ऐसी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो उपसर्ग चलेगा 15-16 घंटे तक। इतना कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है कि अपन 16 घंटे खड़े रहे इस पर। तो मैं जब शुरुआती 8-10 चीजों पर मैं डिस्कस करता हूं तो आपका दृष्टिकोण फिर वैसा विकसित होना चाहिए। उदाहरण लिख लिए, यहां लिखा दिए, घर जाके काम क्या करना है, आपको उसमें उंगली करनी है, वापस ढूंढना है कि संधि कहां पर है, ढूंढना है समास कहां पर है। कैसे ढूंढोगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, संस्कृत, और संस्कृत का पहला उपसर्ग क्या है? अति है। अति का मतलब एक तो होता ज्यादा, एक अति का अर्थ लेते परे। परे का मतलब क्या होता है? उसके बाद की स्थिति, उसके बाद की स्थिति। तो देखिएगा कुछ उदाहरण सुने अच्छे से। अतिशय, कोशिश करता हूं ज्यादातर उदाहरण वही लेता हूं जो संधि समास या किसी अन्य इकाइयों से युक्त होते हैं। अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, अत्यल्प, अत्यावश्यक, अत्युत्तम, अतिसार। सुने, इसमें कोई संधि जैसी स्थिति है क्या? नहीं है, छोड़ो इसको। इसमें संधि है क्या? कौन सी? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है, ये ध्यान रखना है। अति, धन, उक्ति, अत्याचार, कितने उपसर्ग है? 2। कौन कौन से? अति और आ। संधि कौन सी है? यण संधि है। अत्यंत, कौन सी संधि है? यण। क्या होगा विच्छेद? अति प्लस अंत। इसको सिखाया था यण संधि में कि कभी भी अत्याधिक मत करना। क्या होता है? अत्यधिक। बोलो कौन सी संधि है? यण संधि। अति इंद्रिय, कौन सी संधि है? अरे कैसे होगा गुण संधि? बड़ी की मात्रा किसमें? दीर्घ संधि में। अति छोटा, इंद्रिय भी छोटा। इंद्र छोटा लिखाया था, लिखाया था।
इंद्र छोटा, इष्ट छोटा, ईश और ईश्वर बड़ा, ये दीर्घ संधि है। अत्यल्प कौन सी संधि है? यण संधि। इस पर ध्यान देवे। संधि है, सुनो अच्छे से, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय भी है। और ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि समास है, संधि उपसर्ग है, संधि समास उपसर्ग है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय है? देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना। संधि कौन सी है? बिल्कुल संधि साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अति धन क्या है? आवश्यक है। क्लियर है? ये हो गई यण संधि। अब इसमें क्या हो गया? अवश्य मूल शब्द है। क्या है? अवश्य। और बोलो प्रत्यय कौन सा? अक प्रत्यय। आवश्यक का मतलब क्या है? जरूरत वाला, जो जरूरी हो उसको कहते हैं। अब देखो, अति है जो आवश्यक, अति मतलब ज्यादा, ध्यान रखिएगा। तो आपके अविभाव समास हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा जो है संधि का रूप है? यण। उसके बाद में उपसर्ग अति और प्रत्यय कौन सा? अक। तो संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द है। साथियों, इसी प्रकार का दृष्टिकोण तुम्हें लाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्या है? यण संधि है। यहां पर संधि जैसा कुछ नहीं है, केवल क्या है? संयोग है। ये ध्यान रखिए। अब सुनो, इसमें से सवाल का देखो। इसमें से सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, सीधा सा लिखा, बोला निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है? और इसने ये चारों विकल्प शुरुआत के दे दिए। बोलो इन चारों में से भिन्न कौन सा है? अतिशय। क्योंकि इसमें केवल क्या है? उपसर्ग है। इनमें उपसर्ग के साथ क्या है? संधि है। यह भिन्न है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग के साथ संधि है और कौन से में नहीं है? ऐसा सवाल भी निकाला जा सकता है। तो इसके लिए तुम अच्छे से लेकर तैयार रहो। तो ऐसा हर जगह ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारी कॉपी में ये सारे अलग पेन से लिखे होने चाहिए कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसको ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आता अधि। अधि का मतलब एक तो होता प्रधान, एक होता है श्रेष्ठ। प्रधान मतलब मुख्य के रूप में, ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, ये मेरा क्या है? अधिकार है। मतलब हम करने के लिए उसके प्रधान हकदार है, ध्यान रखिए, इसीलिए उसको अधिकार बोला जाता है। अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्ययन, अधिभार, अधिकार हो गया। अध्यापक। अब देखो, इन दो उदाहरणों को छोड़ दो, इन दो उदाहरणों को छोड़ दो। बाकी जितने भी आपने शब्द लिखा है, सारे शब्दों के मैं अर्थ लिखाऊंगा, बता दूंगा, ध्यान रखना है। आप आराम से एक बार जब लिख दोगे, उसके बाद में सब शब्दों पर अर्थ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे अतिशय तुम्हारे लिए नया शब्द है, अतिशार नया है, अद्यता नया है, सब पर बात करेंगे। इन दो भाइयों को बाहर निकाल दो, बाकी वाले में संधि कौन सी है? यण संधि है, ये याद रखिएगा। अधिधन अक्षिया अक्षी, अधिधन आदेश, अधिधन अयन, अधिधन आपक, अधिधन एता, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अरे सारे शब्दों पर बात करेंगे, आप केवल आराम से शांत सुनो। अर्थ के लिए तो आपको भटकना ही नहीं है, सब चीज बताई जाएगी। उसके बाद में आता है क्या? अनु। अनु का मतलब एक तो होता है पीछे, एक होता है समान, ये याद रखिएगा। मूलतः इसका प्रयोग किसके अर्थ में होता है? पीछे के अर्थ में होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखें, अनुशासन, हम कहते हैं कि अनुशासन रखें। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसा शासन, जो व्यवस्था चल रही है, वैसा का वैसा अपने को काम करना है, इसीलिए उससे शब्द बनता है अनुशासन। और देखें, आनुपातिक। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से याद है, सिखाया था, याद है। अनु, धनपात, धन क्या? एक। शब्द क्या बना? अनुपात। अनुपात में क्या जोड़ा? एक प्रत्यय, तब क्या बना? आनुपातिक। हालांकि लिखने को तो मैं सीधा अनुपात ही लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर एक बार ऐसे शब्द लिखेंगे, आपका दृष्टिकोण उस प्रकार से चल जाएगा। मेरे साथ में ध्यान रखिएगा। सुने, आपने लिखा अनुसंग, आपने लिखा अनुसार,
अन्विक्षा, अनुदित, अन्वय, अन्वेषण। हाँ, अब यहां से देखना, ये इतना सरल दिख रहा है लेकिन उतना ही शानदार है। कैसे देखिएगा, एग्जाम में सवाल आया था कि किस में आपके अनु उपसर्ग लगा है और किस में नहीं लगा है। अनुदात, अनुचित, अनुपसर्ग है क्या या नहीं है? है? अच्छा, ऊपर वाले में नहीं है, अच्छा नीचे वाले में नहीं है, अच्छा दोनों में ही है। बहुत अच्छा, सुनो इधर। अनधन उदात, अनधन उचित। तो केवल मुंह नहीं खोलें, खोपड़ा भी खुला रखें और फिर देखो इसको। अपना ध्यान केवल किस पर है? अनु पर है। वापस सुन लो, ये वो सवाल है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी से गड़बड़ होती है हमारी। आप खुद उच्चारण करके देखो, अनुचित, क्या बोल रहे हो? अनुचित, अनुचित। आवाज किसकी आ रही है? अन, फिर क्या निकल रहा है? उचित, स्वतः ही बाहर निकल रहा है। तो मात्राओं के साथ नहीं भागना है, मात्राओं के साथ भागोगे गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना है, आपको शब्द का विश्लेषण करके देखना पड़ेगा और अच्छे से लेके उसको समझना पड़ेगा कि बात किसकी हो रही है। फिर अपने को डिसीजन लेना है कि उसके अंदर उपसर्ग है या नहीं है। अब देखो, अनुशासन, अनुपाति, कोई संधि नहीं है। अनुसंग में संधि है, कैसे लिखा हुआ है? अनुसंग में संधि है क्या? किसको लग रहा संधि? हाथ खड़े करो तो एक बार। चलो, 1 2, कौन सी? कौन सी? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधार है, कौन सी? बता कौन सी संधि? मैंने 3 नाम लिए उसमें से। अरे बात नहीं, कौन सी है? द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय में से? अच्छा, ये संधि प्रकार नहीं है, शाबाश। हाँ हाँ, इधर आवाज आ रही थी, व्यंजन संधि है। अरे अभिषेक वाला नियम है, ई और ऊ की मात्रा के बाद में दंत स आता है तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। अनुदन संग हमेशा साथ में आने वाला, इससे जोड़ के उदाहरण लिखा था निसंग, निसंग कहते हैं तर्कश को। निषेध, निषीद, अभिषेक, अभिषेक, सुषमा, सुस्मिता, एक नाम याद आता तब ऐसे उदाहरण बस फूलों की तरह जड़ने चाहिए सारे के सारे। अपने तो मिल ही नहीं रहे हैं, कहां अंदर गए हुए। अली बाबा की गुफा की तरह खोपड़ा है, अंदर जाते हुए के निशान है, आता कुछ नहीं है, रिटर्न तो है ही नहीं। ध्यान रखना है। अब सुनो, अनुदित ये पढ़ के चलते हो और भाई साहब एग्जाम में ये मिल जाए तो इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। याद आ रहा कुछ? ये लिखाया था कहीं पर? कहां पर? कहीं नहीं लिखाया। अब तुम डरे हुए हो कि हाँ भरे तो मरे, नहीं भरे तो मरे। अब पता नहीं इससे कहां लिखाया होगा। अरे जब आपको लघुतम, लघुतर, लघुतर, लघुतम इनके बारे में जब जानकारी दे रहा था कि भाई लघु उत्तर भी सही है और लघु उत्तर भी सही है, उस समय लिखाया था कि अनुदित भी सही है, अनुदित भी सही है, वहां सिखाया था। और इसमें ध्यान रखना, अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अन्न धन उदित। और बताया था कि ऐसी रचना जिसका अनुवाद हो चुका है वो तो है अनुउदित, और जिसका नहीं हुआ वो अन उदित। ये बात सिखाई थी, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि बेटा अनुवादित जैसा कोई शब्द नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। उस समय सिखाया था कि दोनों स्थितियां कब शुद्ध होती है, तब सिखाया था। तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आता अप यानी बुरा और विपरीत। आपने कहा अपशब्द, आपने कहा अपमान, अपयश। हां, ये शब्द देख लेना इधर। इसमें अप उपसर्ग गलती से ही मत करना। इसमें कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। अधन पार, जो पार नहीं है,
या जिसका पार नहीं है वो क्या है? अपार है। अपांग, अपंग भी ले सकते हो, अपांग भी ले सकते हो, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। अपसगुन, कई जगह सकुन शब्द मिलता है, एक ही है, ध्यान रखिएगा। सगुन को ही कहा जाता है। सगुन तो समझते हो? हाँ, परीक्षा देते समय समझ में आता तुम्हें। अब तो फिर भी प्रचलन कम हो गया, पहले खूब होता था। स्कूल टाइम में नकल लेके जाते थे, तब चारों तरफ देख के जाते थे, कोई पानी की मटकी मिल जाए, कोई हिरण दाई तरफ भाग जाए, हाँ उसका भी मानते कि भी दाई तरफ भाग जाता तो मामला सेट हो जाता है, नहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन हमें तो गेट पर ही पकड़ लेते थे, करने कौन दे। कुछ लोग होते हैं नैसर्गिक रूप से बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे सीनियर मतलब एक साल आगे पढ़ता था, 10th में एक लड़का पढ़ता था, वो पढ़ता नहीं था, बाकी उसका दिमाग इतना वाइड था शायद आज के बच्चे भी नहीं सोच सकते, नकल उसकी तरह कोई कर ही नहीं सकता था। पहली बार जब उनको देखा उसको तो मतलब दिमाग खराब हो गया। ऐसे बैठते थे बरामदे के अंदर, मोस्टली अपने जो स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं या ईयरली होते हैं तो बरामदे में बिठाते हैं, तो यहाँ ऐसे सीटिंग होती थी, ये ऐसे, और एक लड़का ऐसे बैठता था यहाँ, ये नीचे ही बिठाते थे, ये टेबल है तो अब आइए। तो जब हम 9th में थे तो यहाँ हम बैठते, एक 10th का लड़का, एक 9th का, एक 10th का, एक 9th का, यहाँ पर प्रार्थना होती थी, मतलब खुला पूरा मैदान था, यहाँ मिट्टी ही मिट्टी पड़ी रहती थी। उस बंदे का नकल करने का तरीका देखो कितना नैसर्गिक और सुंदर था। वो मास्टर से पहले पहुंच जाता स्कूल, फिर वहां रेत के अंदर वो पूरा कारतूस वहां रख देता और एक बढ़िया सा धागा बांध देता और धीरे 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 रेत से करके अपने पास में ऐसे लाकर डाल देता। जब 1-1.5 घंटे तक पूरी चेकिंग हो जाती है, उसके बाद में वो अपना कारतूस ऐसे झटके से लेता, कैच करता आराम से, फिर उतारता, और वो एग्जाम जब तक खत्म होता तब तक पकड़ा जाता। रोज कूटते उसको, मास्टर के तू लाता कहां से? वो लेके जाता, फिर दूसरा धागा लेके आ जाता। वो ऐसा नैसर्गिक तरीका, मतलब वो मैं उस समय की बात कर रहा हूं। आप सोचो 2007 में मेरा 10th हुआ था, तो ये 2006 की घटना है। हाँ, ये वापस लिखने पड़ेंगे, ये गए, अब ये आ गए, वो गया, चलो वो लिखना ठीक है फिर। तो ये ध्यान रखिएगा, तो है ना, तो काम करने का तरीका होना चाहिए, शकुन पर डिपेंड करता। वो हमारे साथ चलता तो वैसे ही करता था, वो वेट करता, हम कहते चले, बोले चलू नहीं। ये हिरण जो है इधर भागेगा दाईं तरफ, या ये जो एक वो शगुन चिड़ी आती है व्हाइट कलर वाली, उसको वो ढूंढता था। तो मैंने कहा भाई ऐसे कर, एक पकड़ ही ले तू, तो दाईं तरफ रख तेरे यहाँ हाथ पे। हाँ, तो होता है अपने, आज भी होता है, एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, पानी की मटकी सामने आनी चाहिए, तैयारी से होगा सिलेक्शन, मटकी से नहीं होता है। अगर मटकी से हो तो साथ में ले जाओ सेंटर पर, ऐसे रख के। हाँ हाँ भाई, कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है, और कौन सा उपसर्ग है? अप है। अब देखो, अप शब्द अपमान, अपयश, अपांग, अपशकुन, ध्यान रखिएगा। तो अप का मतलब क्या था? बुरा है या फिर क्या है? विपरीत है। और अनु का मतलब पीछे या समान है। ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार आप ऐसे करें, हेडिंग डालें एक बार, उपसर्ग, और मैं कुछ बातें जो बोल रहा हूं वो लिखो तुम, फिर ये उपसर्ग उतारेंगे। कहां क्या जगह खूब है, कॉपी में लिख दो, जहां ये पेज लगाओगे वहां लिख लो। लिखो, हेडिंग डालो, उपसर्ग यौगिक शब्द है। अनुदित में ऊ छोटा भी सही है, अनुदित में ऊ बड़ा भी सही है, ध्यान रखना है ना। तो आप मस्त रहे, दोनों सही है, अनुवादित मत करना। लिखिएगा, उपसर्ग यौगिक शब्द है। कथन लिखिएगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर, पूर्व यानी पहले, पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं,
परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। लाइन चेंज करके लिखें, उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, उपसर्ग मूलतः शब्दांश माने जाते हैं। उपसर्ग मूलतः शब्दांश माने जाते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, उपधन सर्ग अर्थात उपधन सर्ग अर्थात निकट का भाग। उप का मतलब होता नजदीक, निकट का भाग या भाग हिस्सा, निकट का भाग या पूर्व का हिस्सा, पूर्व इन पहले, पूर्व का हिस्सा। लाइन चेंज करके लिखेगा, उपसर्ग तीन प्रकार से विभाजित होते हैं। प्रकार नहीं होते, ये वर्गीकरण है, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग तीन प्रकार से विभाजित होते हैं। नंबर 1, संस्कृत या तत्सम के उपसर्ग। संस्कृत या तत्सम के उपसर्ग। नंबर 2, हिंदी या तद्भव के उपसर्ग। हिंदी या तद्भव के उपसर्ग। नंबर 3, विदेशी या अरबी, फारसी, उर्दू व अंग्रेजी के उपसर्ग। अरबी, फारसी, उर्दू व अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हेडिंग डालें, संस्कृत के उपसर्ग। हेडिंग क्या डालना है, डाली हुई है, उतारो। उस पृष्ठ पर डाली हुई हेडिंग क्या डालोगे, उदाहरण उसी में लिख लो। अरे इसमें आपका समय जाया नहीं होगा, और दूसरा है कि ये एक प्रपत्र आपके उपसर्ग का एक स्वतंत्र तैयार हो जाएगा। लिखना तो वही है, कॉपी में लिखोगे तो वही है, उस पर लिखोगे तो यही है। कहीं लिखो, तुम्हारा मूड हो, जहां लिखो। हाँ भाई, जो चीजें डायरेक्ट याद करने वाली है वो इसलिए लिख के दिए कि तुम्हारा समय खराब नहीं हो, बाकी अगर वापस जमा करवा दो भले। और सच बात यह है कि एक अच्छा पैटर्न अगर बनाना चाहे ना, तो हर एक की एक अलग सीट ही होनी चाहिए, एक एक टॉपिक की, 3 पेज में, प्रत्येक 4 में, जितना हो। एक था विद्यार्थी, शायद अब तो बंद कर दिया, या वो लिख रहा कहां गया, यहां बैठता था, आगे कौन था जो एक एक पेपर पर लिखता था? नहीं, यहां बैठा था काफी दिन, मैंने देखा। अब मैं नाम किसी का नहीं जानता, कोई बात नहीं, जो तुम लिखो।
उससे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव कम आता है एक टॉपिक को पढ़ने में। एक होता है इतनी बड़ी गाइड हो, एक उसके टुकड़े हो, तो पढ़ने का एक अलग ही होता, बाकी चीजें वही है। ये एक बार में थोड़ा लिख लेना हल्का सा, जो यण संधि है ये वगैरह, बाद में तुम घर जाओ तब प्रैक्टिस करना इन पर कि क्या क्या चीजें आई है। अरे लिटरेचर नहीं आता देवता, मतलब सिलेबस ही नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। ये तो बच्चों की रुचि है कि इनको पढ़ना है तो पढ़ाएंगे। अच्छा आज ही शुरू करवा दें? अरे कॉलेज के सर ने छो बोला कोई बात नहीं है ना, सर को भी थोड़ा बता देना, ऐसा ही में लिटरेचर नहीं आता है। साहित्य पढ़ा दिया ना, सारे के सारे थाने में जाके सो जाएंगे आराम से। अरे मन ही ऐसा ही हो जाएगा, आराम से बस शांत रहो, दुनिया में कुछ भी भागा दौड़ी में कोई मतलब वाली बात नहीं है। हो गया? उतार रहे हो? उतारो उतारो। फिर एक बार सबके अर्थ ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थ क्या, एक दो शब्द ही है, बाकी तो सारे आपके पढ़े हुए हैं। अधिधन आधन पक दो में टूटेगा। बिल्कुल ये ले सकते हो। आधिपत्य, बिल्कुल अधि उपसर्ग क्यों है? क्योंकि मूल शब्द क्या था? अधिपति। अधिपति में क्या जुड़ा? यह प्रत्यय, आधिपत्य हो गया। हो गया? ठीक है, अब सुनो। बिल्कुल होता है। श्रेष्ठ बोलने, उसको अधिवक्ता क्यों कहते हैं? वक्ता किसको कहते हैं? कैसा बोलने वाला? श्रेष्ठ, अच्छा बोलता है। कई बार कभी वकील से डिबेट हो जाए, कभी आस पड़ोस में कोई होता, अपन तुरंत क्या बोलते हैं? क्या हुआ? हाँ वो पढ़ाते हैं ना, तो आप उनसे कभी जीत नहीं सकते किसी बात पे, बहस करके ट्राई कर लेना, वो आपको कन्विंस कर। LIC वाले से भी खतरनाक वकील होता है, वो LIC वाले को भी समझा देता है
कि ऐसा करने पर ऐसा होता, मानना ही पड़ेगा। क्यों? अपने को बोलने की श्रेष्ठता नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो अधिवक्ता के लिए बोलना ही श्रेष्ठ होता है, इसीलिए उसको अधिवक्ता कहते हैं। इधर आओ, अतिशय का अर्थ क्या होता है? अधिकता। किसी बात को अधिकता में कहते हैं तो अपन बोलते हैं ना अतिशयोक्ति, वही वाला है। अत्युक्ति, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, तुम्हें पता, अत्यल्प पता है। अतिसार का अर्थ क्या होता है? अब सुनो, अतिसार का अगर सामान्य अर्थ कहें, पेट खराब होता है ना, उसको अतिसार कहते हैं। इंग्लिश में जिसको लूज मोशन बोलते हो आप लोग, उसका अर्थ है अतिसार, ध्यान रखिएगा हिंदी में। हाँ, अधिभार। अधिभार किसे कहते हैं? बहुत बार पढ़ते हो तुम लोग, अखबार में आता है, न्यूज में आता है, कोई नई योजना होती है तब आता है। जैसे मान लो चिरंजीवी योजना का बजट 5 से 25 लाख या 10 से जो भी बढ़ाया था, एक उदाहरण बता रहा हूं, उस समय भी उन्होंने, सीएम साहब ने एक पोस्ट की थी कि राज्य सरकार के राज्य के कोष पर इतने इतने करोड़ का अधिभार बढ़ेगा, अतिरिक्त कर, ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त कर, ध्यान रखिएगा। अध्येता तुम खुद हो, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अध्येता, अध्ययन करने वाला, ध्यान रखिएगा। उतारो इनको। हो गया? चलो, हाँ, सब देख लो, अनुशासन पता, अनुपातिक, अनुसंग, ये सब पढ़े हुए तुम्हारे कहां पर? संधि में। अब शब्द जानते हो, अपमान जानते हो, अपयश जानते हो, अपांग पता है, अब सगुन भी पता है, ये तुम्हें पहले पढ़ाए जा चुके हैं। उसके बाद में आता तुम्हारे अभी, जिसका अर्थ पास भी होता है, सामने होता है। एक आता अव, यानी बुरा या हीन। सुने, अभी की बात करता हूं तो आपने लिखा अभिसार, ये तो है उपसर्ग, सुनना बहुत अच्छे से, और इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है? अभिसार
अभ्यंतर, अभिमान, बिल्कुल अभ्यागत, अभ्यर्थी, अभ्यादेश, अभिष्ट, दीर्घ संधि है अभिष्ट में। अब इधर ध्यान देवें, इसमें क्यों उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखेगा अभिधन किससे बना हुआ है, सार से। और इसका अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है, वो बेटा ये होता है सुंदर वाला, अभिराम। और शायद जहां तक मुझे कुछ याद आ रहा है तो मैंने लिखा भी था, कहां चला गया भैया, नैना अभिराम, सुंदर आंखें। ठीक है, अब सुनो, इस अभिराम का अर्थ होता है आक्रमण। और मैंने बहुत पहले एक दिन क्लास में बोला था आपको इसके बारे में, आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूं। और इस अभिसार का अर्थ होता है छुपकर अपने प्रेमी से मिलना। और मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्दों पर डिस्कशन किया था, तब मैंने कहा था कि अभिसार दिवाभिसारिका, रात्र अभिसारिका, अभिसारिका, अभिसार और अभिसार। तो इस अभिसार का अर्थ आक्रमण होता है, यह याद रखिएगा। और इस अभिसार का अर्थ होता है छुपकर प्रेमी से मिलना। अब देखो इधर ध्यान देवे, ये जो अव होता है ये हिंदी में भी काम करता है, लेकिन हिंदी में ये औ के रूप में काम करता है। यहां अव है वहां औ है, ध्यान रखिएगा। तो औ की बात करता हूं तो जैसे देखो अवतार, अवगुण, अवमानना, अवघट, अवसर। अब ये मैंने आपको, जहां तक मुझे याद है, कभी एक दिन ऐसा डिस्कस हुआ था अपने अवतार शब्द पर, जब मैंने रामा अवतार शब्द लिखाया था, तब मैंने कहा था कि अगर इसको तद्भव बनाएंगे तो ये क्या बन जाता है, अवतार बन जाता है। क्या बन जाता, अवतार। उसी तरह ये क्या बन जाता है, अवगुण। इसी तरह ये क्या बन जाता है, अवघट बन जाता है। इसी तरह ये क्या बन जाता है, अवसर बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो है तद्भव की स्थिति, और ये है किसकी स्थिति, तत्सम की स्थिति। ये ध्यान रखना है और बिल्कुल अच्छे से लेके याद रखिएगा कि अव आव बनता है कैसे। देखो क्या है, पवन है, ठीक है, और क्या है, पावन है। तो अयादि संधि में भी तो यही परिवर्तन हो रहा था, और आव का, तो वही चीजें चल रही है, ये याद रखिएगा अच्छे से लेकर के। तो इन दो को उतार लो। अभ्यागत किसको कहते हैं वैसे, मेहमान को कहते हैं। किसको कहते हैं, मेहमान को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अभिराम अभिसार का अर्थ पता है, अभ्यादेश अभिधन आदेश जो श्रेष्ठ आदेश है। अभ्यंतर का अर्थ होता है जो अभी सामने का अंतर हो उसको कहते हैं। अभिमान तो मैं पता है। अवतार, अवगुण, अवमानना। अवमानना किसको कहते हैं, जो मानने लायक नहीं है फिर भी मानते हैं, उसको कहते हैं अवमानना। ध्यान रखिएगा, उतारो इसको। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे।